हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ़िकल्टीज़ इन इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस। कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट ओनली द फैक्टर अफेक्टिंग सेल। इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो सेल को इफ़ेक्ट करता है। इसमें आप खुद सोचो कि इसमें ऐसा नहीं होता कि जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम परचेज़ करते ही करते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि हम मतलब नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद करते हैं मोस्टली लोग, बट ऐसा नहीं है कि ओनली हम एडवर्टाइजमेंट देख के ही किसी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। इसमें और हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। ठीक है, और उसमें कोई भी प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है तो इससे भी हो सकता है कि उसको हम ज़्यादा परचेज़ करें, इससे क्या होगा, सेल में इंक्रीजमेंट होगा। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है ओनली वो ही इफेक्ट नहीं करती सेल को, अदर फैक्टर्स भी इसके होते हैं, जैसे प्राइस का, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस हो गया और इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो हो गए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजिंग। इसमें हम कई बार ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमारी सेल इंक्रीज़ हुई है वो जो हमने टेस्ट की हैं उनके थ्रू हुई है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो हमने कोई पास्ट में कोई एडवर्टाइजिंग दी थी उसके कारण सेल इंक्रीज़ हुई होती है। इसका हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी बहुत टाइम पहले, जैसे कि 1 साल पहले आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी थी, ठीक है, और उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सको, बट 1 साल बाद अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है तो आप हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को परचेज़ करो। तो जो ये इफेक्ट आया है मतलब जो भी हमारी सेल में इफेक्ट आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, पास्ट एडवर्टाइजिंग के कारण। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गुडविल एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं कि जो भी हम एड्स देते हैं हमारी कंपनी की गुडविल को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी इमेज को अच्छी शो करने के लिए, हम हमारी जो भी कोई कंपनी होती है उसकी इमेज को कैसे अच्छी कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ सोशल जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो दे सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है वो ट्री प्लांटेशन कर रही है, आई डोनेशन कर रही है, या कोई जो पोल्यूशन होता है उस पर कोई कंट्रोल का काम कर रही है, हमने ये सारी अगर एडवर्टाइजमेंट दे दी है तो हो सकता है कि इसके कारण भी जो हमारी सेल होती है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए एडवर्टाइजिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेल्युएट करना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है एड इफेक्टिवनेस यूजिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट सफिशेंट इन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर लेती हैं बट वो सेल को प्रमोट नहीं कर पाती, मीन्स इसके कारण हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ नहीं होती। और वो जो भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होती हैं, याद रहने वाली भी होती हैं, एंटरटेनिंग भी होती हैं और वो लोगों के द्वारा लाइक भी की जाती हैं, बट वो फिर भी जो एडिशनल सेल है वो जनरेट नहीं कर पाती। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पार्कर पेन है, उसकी जो ऐड है वो अमिताभ बच्चन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, सभी जो मतलब जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है वो इस ऐड को देखते हैं, उनको पता है कि ये ऐड इनके द्वारा दी जा रही है। ठीक है, ये रेपुटेटेड पर्सन है एक, और इसका जो मॉडल है वो भी अट्रैक्टिव है। ठीक है, बट फिर भी जो पेन है वो पार्कर पेन है, उसकी जो सेल है वो ज़्यादा नहीं होती। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने से हम नहीं कह सकते कि जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो इफेक्टिवनेस है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट आ जाता है नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए बहुत सारे मेथड दिए हैं डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने। ठीक है, बट इसमें कोई भी यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेड मेथड है वो नहीं है। अभी डिफरेंट मेथड दिए गए हैं तो इसमें हो सकता है, पॉसिबल है कि जो एक मेथड अगर हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो हमें इफेक्टिव लगती है, और ऐसा भी हो सकता है जो हम सेकंड मेथड से इसको एवेल्युएट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसका रिजल्ट हमें इनइफेक्टिव मिली। सो एक डिफ़िकल्टी है एडवर्टाइजिंग के मेजरमेंट में, ओके, इफेक्टिवनेस मेजरमेंट में। नेक्स्ट 6 पॉइंट आ जाता है नॉट सजेस्टिव इन नेचर। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है उसको एवेल्युएट करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, जो कि प्रूव करते हैं कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, बट इन मेथड्स में कोई भी सजेशन नहीं दिए जाते कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी इसमें एक डिफ़िकल्टी है। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी टू इवैल्यूएट परसेंटेज रिस्पॉन्स।
एडवर्टाइजिंग की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम कुछ रिस्पॉन्स है वो जो हमारे कस्टमर होते हैं उनसे भी डिज़ायर करके चलते हैं, बट फिर भी जो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स और व्यूअर्स होते हैं उनका हमें पता नहीं चलता। जैसे हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कितने लोग हैं वो हमारी एडवर्टाइजमेंट को लाइक कर रहे हैं और कितने लोग हैं वो डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम परसेंटेज में इसको मेज़र नहीं कर सकते, मतलब एक जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो हमें नहीं पता लगता। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है डिफ़िकल्टी टू यूज़ लैबोरेटरी टेस्ट। जो भी हम इसमें लैबोरेटरी टेस्ट यूज़ करते हैं किसी भी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए, ओके, उनको यूज़ करना बहुत कम्प्लेक्स जॉब है एक, और उन जो भी वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एक्सपर्ट्स से होते हैं वही हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए कोई भी मतलब जो आम पर्सन है वो इनका यूज़ नहीं कर सकता, वो इनके द्वारा कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकता। 9th पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग मेथड। इसमें हम उन मेथड्स की बात करते हैं जो कि सैम्पलिंग मेथड पे मतलब सैम्पलिंग पे बेस होते हैं। सैम्पलिंग मेथड से भी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, ओके। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, एक तो हो गया, इसमें हो सकता है कि जो भी हमने सैंपल हैं वो सिलेक्ट किए हैं वो हम जो भी हमारे सारे ग्रुप हैं उनको हम शो ना करें, ठीक है, हम मतलब जो भी एवरेज रिज़ल्ट निकालेंगे वो तो सभी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, बट ये हो सकता है कि हम कोई एरिया है वो उससे रह गया हो। सेकंड पॉइंट हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, जो हमारा सैम्पल साइज़ है वो बहुत छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल बायर्स, ओके। इसमें हमारी एक ये भी डिफ़िकल्टी आ सकती है कि जो भी हमने एरिया है वो सिलेक्ट किया है, कंट्रोल एरिया और टेस्ट एरिया सिलेक्ट किया है, हो सकता है कि उनमें जो भी उनकी इकोनॉमिक जो फीचर होते हैं वो डिफरेंट हों, ओके। नेक्स्ट इसका 10th पॉइंट आ जाता है एक्सपेंसिव अफेयर। एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेज़र करना एक एक्सपेंसिव अफेयर है जो कि मतलब छोटे और स्मॉल बिजनेस होते हैं वो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम इसमें कोई भी एडवर्टाइजिंग है उसकी इफेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें हम मान सकते हैं कि अगर हम कोई भी ऐड है उसको हम टेस्ट एरिया में इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को, तो उसमें हो सकता है कि हमारा कोई कंपटीटर आके हमारी ऐड को कॉपी कर ले और हमारी उस ऐड को रिलीज़ करने से पहले ही वो इस ऐड को रिलीज़ कर दे टोटल मार्केट एरिया में। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसको उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, ओके। लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्शंस ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स। जो भी एडवर्टाइजमेंट के जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं और एड एजेंसीज होती हैं वो आर्ग्यू कर सकती हैं कि जो एड टेस्टिंग है वो ट्रू और मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं है, कि हमें मतलब एड टेस्टिंग है वो नहीं करना चाहिए, इससे हमें जो एक्चुअल रिजल्ट आने वाला है उसका पता नहीं लगता। बिकॉज हम कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट को ट्रायल एरिया में कर रहे हैं, अगर कोई भी पर्सन उसमें कुछ चेंज करने को बोलता है तो जो एड एजेंसीज होती हैं वो उसे प्रेफर नहीं करती, ओके। ये था हमारा आज का पॉइंट टॉपिक, ओके, थैंक यू।